स्टूडेंट्स देखें इस यूनिट में जो नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरी टॉपिक, उसका शीर्षक है सस्य संयोजन विधि क्षेत्र का निरूपण, मेथड ऑफ डिलिनेटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो मेथड की चर्चा करने से पूर्व हम आपसे इस तथ्य पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में फसल संयोजन होता क्या है। जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है, जो ये संकल्पना दी गई है, ये संकल्पना ये होती क्या है। तो ऐसे समझिए कि कोई क्षेत्र विशेष है, कोई एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र विशेष में एक समयावधि लेते हैं हम, विशिष्ट समयावधि, और उसमें हम देखते हैं कि किसानों ने कितने प्रकार की फसलों का उत्पादन किया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि फसल संयोजन से तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समयावधि में फसलों की संख्या या विविधता, कि कोई भी क्षेत्र विशेष है तो उसमें एक वित्त वर्ष या एक समयावधि हम लेते हैं, उसमें किसान कितनी फसलों का उत्पादन करता है, तो उसकी विविधता क्या है। और सामान्यतः अगर हम देखें पूर्व की टॉपिक की तरह कि जब कोई भी क्षेत्र है, जैसे कहा ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समयावधि में उगाए जाने वाली फसलों की संख्या क्या है। फसलों की क्या देखेंगे, संख्या। फसलों की संख्या या उनकी विविधता, कि कितने प्रकार की फसलें यहाँ उगाई गई हैं। तो जैसे पूर्व की टॉपिक में हमने देखा कि जब भी किसी क्षेत्र विशेष में फसल उगाते हैं तो ये फसल का जो उत्पादन किया जा रहा है या जो उसको हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनेक कारणों से प्रभावित है। तो अनेक कारक इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और इसमें भी कारक क्या आएंगे, उसी तरह से भौगोलिक कारक होंगे, मूल रूप से तो देखा जाए कि फसल उत्पादन करते हैं जब किसी क्षेत्र में, तो वहाँ के भौगोलिक कारक उसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैसे वहाँ का उच्चावच क्या है, मृदा कैसी है, इसके साथ साथ वहाँ की जलवायु के जो तत्व किस प्रकार के हैं, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, कैसी है। तो उसी के आधार पर हम फसलों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और पूर्व में हम फसल का मतलब क्या हुआ, वनस्पति। और पूर्व में हम जान चुके हैं, जैसे जलवायु वर्गीकरण के समय जब हम लोग बात करते थे तो क्या लिखते थे, जलवायु वर्गीकरण के समय हम लोगों ने कुछ तथ्यों पर चर्चा की थी। और वो प्रमुख तथ्य क्या है, जलवायु वर्गीकरण के समय हमने देखा था, चाहे वो कोपेन का हो या थानथवेट का हो, कहा गया था कि वनस्पतियां जलवायु की सूचक होती है और जलवायु वनस्पतियों की निर्धारक होती है। तो फसल क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है। तो जो जलवायु, भौगोलिक कारकों में जो जलवायु फैक्टर है, कारक है, वो अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो मानव के द्वारा आर्थिक कारक करेंगे, मानव जो एंथ्रोपोजेनिक कारक में आएगा, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक, इसके प्रतिरूप को प्रभावित करेगा। तो वहां पर इसके कॉम्बिनेशन को भी प्रभावित करेगा। तो अनेक कारक जो हैं, निश्चित रूप से ये फसल संयोजन या सस्य संयोजन की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। अब इस संदर्भ में कि फसल संयोजन को कैसे हम प्रदर्शित करें या किसी क्षेत्र विशेष में फसल संयोजन जो हो रहा है उसका अध्ययन कैसे करें, तो इस संदर्भ में दो विधियों का उल्लेख किया गया। फसल संयोजन के सीमांकन के लिए। फसल संयोजन सीमांकन के लिए
के लिए दो विधियों का उपयोग किया गया। पहली जो विधि है स्वेच्छाचारी विधि, आर्बिट्रेरी मेथड, और दूसरी है जो वैज्ञानिक विधि है सांख्यिकी विधि। तो जो स्वेच्छाचारी विधि है, आर्बिट्रेरी जो मेथड है, जिसको नाम हमने क्या दिया, स्वेच्छाचारी विधि, तो ये स्वेच्छा के ऊपर है, जो हमारी इच्छा है उस तरह से हम क्रॉप कॉम्बिनेशन करते हैं, ये पारंपरिक है। अब मूलतः ये जो है, जैसे जो मुख्य भौगोलिक कारक है उससे भी प्रभावित होती है और आवश्यकता के अनुसार वो उसको हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। लेकिन यह कहा जाए कि पारंपरिक विधि है, पारंपरिक है, और स्वेच्छा के आधार पर इसका हम निर्णय लेते हैं कि किस क्षेत्र में किस समय अवधि में किस किस फसल का हम उत्पादन करें। और इसमें जब हम सीमांकन करते हैं, फसल संयोजन का सीमांकन करते हैं, तो इसमें प्राथमिक 1, 2 या 3 फसलों का ही सीमांकन कर पाते हैं। आरंभिक 1, 2, 3 फसलों का ही सीमांकन कर पाते हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में देखें कि इससे अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस संदर्भ में सांख्यिकी विधि क्या है, अति महत्वपूर्ण है। अब सांख्यिकी विधि की अगर हम बात करें, तो सर्वप्रथम इस विधि के संदर्भ में या इस विधि का उपयोग किया जेसी वीवर ने। जेसी वीवर साहब ने 1934 में मध्य पश्चिमी यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में, अमेरिका के क्षेत्र में फसल संयोजन इस विधि का उपयोग किया। क्षेत्र में हेतु सांख्यिकी विधि यानी इस विधि का उपयोग किया। तो सांख्यिकी विधि का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? जेसी वीवर ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में जो फसल था, फसल संयोजन अध्ययन के लिए इस विधि का उपयोग किया। अब इस विधि में उन्होंने क्या किया, एक सैद्धांतिक मापदंड तैयार किया और उसको वक्र के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश की। और उसमें उन्होंने 1 से लेकर 10 फसलों के क्षेत्रों के सीमांकन के लिए कि क्रॉपिंग जो कॉम्बिनेशन है किस प्रकार का होगा, तो 1 से 10 तक को उन्होंने समान रूप से समझाने की कोशिश की। और ये सामान्य प्रवृत्ति है। जैसे हम देखें कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में एक समय अवधि के अंतर्गत अगर एक फसल है, तो एक फसल के लिए फसल संयोजन क्या होगा? एक फसल संयोजन यानी एक फसल के लिए संयोजन क्या होगा? तो यह फसल कृषि क्षेत्र के
100% भूमि पर 100% भूमि पर उगाई जाएगी। उगाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर दो फसल है तो दो फसल संयोजन के लिए क्या होगा, कृषि क्षेत्र के 50% भूमि पर उगाई जाएंगी। अगर 3 फसल है तो 3 फसलों का संयोजन होगा तो यह कितने पर उगाई जाएगी, 33.33% पर। इसको आप समझ लेंगे, केवल हम प्रतिशत यहां लिखते जाएंगे। अगर 4 है तो अगर 4 है तो 4 फसल संयोजन के लिए क्या हम देखेंगे, कृषि क्षेत्र के 25%। इसी प्रकार से अगर 5 है तो कितना आ जाएगा, 20%। अगर 6 है तो 16.67%। अगर 7 है तो 14.29% लगभग। अगर 8 है तो 8 फसल हैं तो 12.50। अगर 9 फसल हैं इनका संयोजन होगा 11.11%। अगर 10 फसलें हैं तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, 10%। तो ये एक सारणी और ग्राफ के द्वारा उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। 1 है तो 100, 2 है तो 50%, 3 है तो 33.33, 4 है तो 25, 5 है तो 20, 6 है तो 16.67, 7 है तो 14.29, 8 है तो 12.50, 9 है तो 11.11 यानी 11.11 और 10 है तो 10। तो ये सामान्य सी प्रवृत्ति को क्या किया, प्रदर्शित किया। अब इन्होंने जेसी वीवर साहब ने क्या किया कि इस स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने तो एक तो विभिन्नता और मानक विचलन से संबंधित फार्मूला का उपयोग किया जो इस प्रकार है। देखिए फार्मूला लिया, एक तो फार्मूला ये लिया और दूसरा फार्मूला ये लिया। तो वेरिएंस सिग्मा डी स्क्वायर एन और दूसरे में मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन लिया अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एन, जहां पर डी क्या है, किसी क्षेत्रीय इकाई में वास्तविक फसल प्रतिशतता तथा सैद्धांतिक प्रतिशतता में अंतर, कि जो वास्तविक है और जो सैद्धांतिक रूप से दिया जाता है तो व्यवहारिक रूप से अंतर क्या आया, यानी क्या है, किसी दिए गए फसल संयोजन में फसलों की संख्या, कि जो फसल संयोजन किसी क्षेत्र विशेष में हुआ है तो उसकी संख्या क्या है। अब जैसे वीवर ने ये फार्मूला दिया
तो कई विद्वानों ने कहने के बाद जो फार्मूला के साथ संकल्पना दी, तो कई विद्वानों ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया, जिसमें कोपॉक थे, कीकू काजू दोई थे, रफ़ीउल्लाह साहब थे, ये लोग प्रमुख हैं। तो कीकू काजू दोई ने बेसिकली जापान के औद्योगिक क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर सारा कुछ दिया और एक सामान्य प्रवृत्ति प्रदर्शित करने की कोशिश की। किसने? कीकू काजू दोई ने। इनका पूरा नाम है कीकू काजू दोई। और अपने विवेचना में इन्होंने क्या किया कि जो फार्मूला इन्होंने लिया था सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, सिग्मा डी स्क्वायर एन, जो फार्मूला इन्होंने दिया था, किसने? वीवर साहब ने। इसको इन्होंने क्या किया? परिवर्तित करके वहां पर सिर्फ यहाँ पर इन्होंने सिग्मा डी स्क्वायर लिया, एन को हटा दिया। सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन की जगह क्या लिया? सिग्मा डी स्क्वायर। तो ये मूलतः ये जापान के संदर्भ में जो औद्योगिक क्षेत्र था उसके कॉम्बिनेशन के संदर्भ में इन्होंने लिया था, वहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में। इसके बाद भारतीय विद्वान आते हैं रफ़ीउल्लाह। तो रफ़ीउल्लाह साहब ने इसमें संशोधन किया और उन्होंने एक लेख लिखा। रफ़ीउल्लाह साहब ने अपने लेख अ न्यू अप्रोच द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, ये ऐसे पूछा जा सकता है, लेख है ऐसे है, अ न्यू अप्रोच द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन में नवीन विचलन विधि का उपयोग किया और वो नवीन विचलन विधि ये है, डी यानी विचलन डी अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर पी माइनस डी स्क्वायर एन बाई कैपिटल एन स्क्वायर, जहाँ पर डीपी जो है ये डीपी जो है धनात्मक अंतर है और डीएन जो है ऋणात्मक अंतर है और एन जो है कार्यों यानी फसलों की संख्या है। तो वीवर साहब सबसे पहले प्रस्तुत किया सांख्यिकी विधि, कब किया? 1934 में। मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर क्रॉप कॉम्बिनेशन को देखा और सैद्धांतिक रूप से जो स्वरूप दिया 1 से 10 तक, जो कि आपने देखा, और फार्मूला लिया, एक तो वेरिएंस का फार्मूला लिया और एक मानक विचलन सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन और अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। कीकू काजू दोई आए तो जो जापान के औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास का जो कॉम्बिनेशन था उसको दिखाया, जहां पर उन्होंने सिग्मा डी स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर की जो बात की गई थी या सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन ने वीवर ने किया था, वहाँ पर सिर्फ इन्होंने सिग्मा डी स्क्वायर दिया। फिर भारतीय विद्वान रफ़ीउल्लाह साहब आए तो उन्होंने अपने लेख अ न्यू अप्रोच ऑफ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन में नवीन विचलन विधि का उपयोग किया, जो इस प्रकार है, डी बराबर अंडर रूट डी सिग्मा डी पी स्क्वायर और फिर माइनस सिग्मा माइनस डी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और इसका तात्पर्य ये है, 3 तथ्यों को याद करना है, जैसा कि आपके कोर्स में विधि के विषय में दिया है। और विधि में क्या नाम लिया था? वीवर का, दोई का और रफ़ीउल्लाह साहब का। तो ये सामान्य विवेचना है, जो प्रश्न आपके आएंगे इनके फार्मूला से और सामान्य जो जानकारी दी गई इसी से आएंगे, तो इसको आप कर लेंगे।